Welcome back to the current affairs classes, and we have this topic. First topic that we are going to discuss is the state has no right to acquire every private property. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स था, फिर उसको हटा के शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे फंडामेंटल राइट्स और राइट्स में ये डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मैंने कई बार बताया, बताइए, आप बताइए। फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? ये तो मैं क्लास में बताया हूँ। फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स में व्हाट इज द डिफरेंस? डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और सब राइट्स में आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो आपका लॉ है, लोअर कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, दैट इज द डिफरेंस। ऐसे ही प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये डिसाइड किया कि जो लैंड है, उस जब हम आज़ाद हुए तो लैंड कुछ लाख, 1-2 लाख ही लैंड लॉर्ड थे, उनके हाथों में था, और मैक्सिमम लोग जो थे वो लैंडलेस लेबर थे, वर्कर थे, ज़मीन पे काम करते थे। तो हमने जब आज़ाद हुआ तो हमने कहा कि ज़मीन सब में बंटनी चाहिए, तो सीलिंग हमने तभी लगाया। अंग्रेजों ने तो जमींदारी सिस्टम लगाया था। जमींदारी सिस्टम में आपका हजारों एकड़ पूरे एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का एकड़ एक जमींदार के पास जाता था। छोटे छोटे राजा टाइप के वो लोग थे, अभी भी राजा नाम से लोग जाने जाते हैं, छोटे छोटे राजा, लेकिन वो जमींदार थे। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको राइट दे दिया था। फिर आम जनता का जो असली में खेती करने वाला था उसका राइट नहीं था। उसका सिर्फ काम था जैसे टीनेट्स के जैसे कि आप जमीन पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर आप लगान दे रहे हैं, रिवेन्यू आप पे कर रहे हैं, दैट वाज द थिंग। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमको ये था कि डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना लैंड, क्योंकि फिर गरीबी कैसे मिटेगी, इक्वालिटी कैसे मिटेगी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी देना जरूरी था, क्योंकि किसी के भी जमीन पे कोई दूसरा कब्जा थोड़ी करेगा, इतने मेहनत से कोई कमाता है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दें तो लोग क्यों मेहनत करेंगे? लोग इसीलिए मेहनत करते हैं ना कि आज मेरा इतना जमीन है, फिर धीरे धीरे और बड़ा जमीन करूंगा, मेरे 4 घर होंगे। ये भी तो होता है ना राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप जाके मेहनत से पूरे 10 साल कमाएं और जाके एक अच्छा कार खरीदें और उसके बाद कोई उसको छीन ले जाए, सरकार ही छीन ले जाए, तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे ना कि अरे क्या फायदा। तो राइट टू प्रॉपर्टी देना भी इम्पोर्टेंट था, तो हमने कहा राइट टू प्रॉपर्टी दे देते हैं। फिर उसके बाद लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी करना था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आपस में विरोधाभास है ना। लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका जमीन मुझे लेना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर रहा हूं। तो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इक्वालिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म को लेके बड़ा लड़ाई होने लगी सरकार के बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में, और जुडिशरी भी आने लगी। क्योंकि सरकार जमीन छीनती थी, देती थी, तो वो जमींदार कोर्ट में चले जाते थे कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप ले रहे हैं तो हमें कंपनसेशन दीजिए। पर सरकार अभी नई नई थी, भूखमरी थी, तो कहाँ से वो कंपनसेशन दे पाएगी करोड़ों में? आज गेटिंग ना, खाना खिलाने के लिए तो पैसा है नहीं, तो कंपनसेशन नहीं दे सकते ना, उनको बिना पैसे दिए ही छीनना पड़ेगा। कुछ ऐसे सिचुएशन था, तो उसी को लेके टसल होने लगा था। जुडिशरी, अगर कोई भी सरकार लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई स्कीम लेके आती थी या कोई लॉ लेके आती थी, ये लोग जमींदार लोग कोर्ट में चले जाते थे। और कोर्ट में हमेशा पहले से ही एलिट रहते हैं, अमीर लोग, अपर कास्ट, और ऑलरेडी जमींदार एंड अपर कास्ट मैक्सिमम, तो उनके उन्हीं लोगों के खिलाफ लॉ था, तो कहीं ना कहीं स्टक होना था। तो वही इंदिरा गांधी का टाइम आया तो धीरे धीरे उन्होंने कमजोर करना स्टार्ट किया राइट टू प्रॉपर्टी को, ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इंदिरा गांधी को ये दिखाना था कि वो गरीबों की मसीहा है, गरीबों की वो हित नहीं होता है कि उनके हित के बारे में सोचती हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आते आते बाद में जो इनकी सरकार आई, किसकी सरकार आई, ये मोरारजी देसाई, क्या नाम था उस पार्टी का? जनमत दल नहीं है, अभी वही सब पार्टी ये लोग चलाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी क्या है? जनता दल। जनता दल, अभी जनता दल यूनाइटेड, इट्स डिफरेंट पार्टी में अब डिवाइड हो गया, लेकिन जनता दल इकट्ठा था। ठीक है, तो जनता दल की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको हटा दिया,
राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया ताकि आप लीगल तरीके से आए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो लॉ को ही स्टक कर देगी ना, तो इसीलिए हमने हटा दिया। लेकिन फिर से उस पर दोबारा सुनवाई आ रहा था। तो अभी कल जजमेंट जो आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट, स्टेट हैज नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब थोड़ी है कि जो स्टेट है वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्वायर करने का तो अभी भी अधिकार है, रास्ता बनाना है तो अगर आपका जमीन बीच पे आ गया तो एक्वायर तो करना पड़ेगा ना। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बहुत जरूरी हो तभी एक्वायर करेंगे, ये नहीं है कि इनके पास इतना अधिकार है कि किसी के भी राइट को आप कर लें। ठीक है, तो इसी को लेके जजमेंट आया है और जजमेंट में ये है कि फिर से राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक प्रियोरिटी देने लगी है सुप्रीम कोर्ट। जैसे बीच में डाइल्यूट कर दिया और फिर जब जजमेंट आया उस समय 1977 में 77-78 में जनता दल की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हटाया। फिर उसके बाद तुरंत 1977-78 में ही ये केस गया। तो उस समय जस्टिस अय्यर थे और पीएन भगवती थे, चीफ जस्टिस अय्यर थे और पीएन भगवती भी थे उसी समय। तो इन दोनों ने उस समय काफी रिफॉर्म लाया था जुडिशरी को। उन लोगों ने जुडिशरी को आम जनता के तरीके से देखना स्टार्ट किया। उसके पहले एलिट टाइप का था, वैसे जुडिशरी हमेशा एलिट ही रहती है। भले आप देखिएगा लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में आम जनता पहुंच भी जाए, जुडिशरी में बहुत रेयर केस में होता है वो जज के ही खानदान के लोग वहां जाते हैं, उन्हीं के लोगों को ही प्रमोशन होता है। ठीक है, ऐसा क्रिटिसिज्म एक पॉलिसी रिसर्च में है, मेरा व्यू नहीं है, ये नॉर्मल माना जाता है। ओके, तो आर यू गेटिंग ना? क्या था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी को दिया, फिर जनता दल ने हटा दिया। जनता दल ने जब हटाया तो फिर गया। लेकिन उस समय जो जज जो थे अय्यर और पीएन भगवती, वो बड़े एक तरीके से जो आम जनता के राइट्स के बारे में काफी उन्होंने कई जजमेंट दिया था। वो हम लोग बीच में पढ़ेंगे भी, व्हाट आर द जजमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट होगा। ठीक है, then we will see that the information and broadcasting ministry merged stating wikipedia as the content publisher। जैसे विकीपीडिया है वो वॉलंटियर बेसिस पे काम करता है, हम और आप भी एडिट कर सकते हैं विकीपीडिया को, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो उसको ऐसा नहीं माना जाता है कि दैट इज द कंटेंट पब्लिशर, वो माना जाता है कि पब्लिक उसको पब्लिश करती है। जैसे एक आदमी पे, जैसे मैं बुक लिखता हूँ तो मैं राइटर का नाम आएगा ना, लेकिन पूरा जनता मिलके बुक लिख दे तो उसमें तो एक पब्लिक का हो जाएगा ना, कंटेंट किसी पब्लिशर का तो है नहीं। विकिपीडिया का भी यही था। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हम भी इसको अब, क्योंकि अभी लड़ाई हो गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी थी जो किसी किसी के बारे में, अदानी के बारे में कुछ लिखा था, फिर ANI जो न्यूज आता है उसके बारे में इन्होंने लिखा था। मतलब आम जनता ही लिखती है, लेकिन कुछ होता है कि उसको लेके लोग केस कर दिए कि ये डिफेमेटरी है, हमारे बारे में डिफेमेशन पहुंचा रहा है, उसी को लेके है। तो थोड़ा सा विकिपीडिया का कंटेंट एंटी गवर्नमेंट भी था, क्योंकि जिनके बारे में भी लिखा, अदानी हो या ANI थे, दे आर द प्रो गवर्नमेंट। ऐसा माना जाता था कि गवर्नमेंट ने ही क्रिएट करवाया था अपने को प्रमोट कराने के लिए। ठीक है, तो उसी को लेके इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। Then we will see that the Supreme Court uphold the validity of UP मदरसा एक्ट। ये मदरसा एक्ट अभी यूपी गवर्नमेंट लेके आई है कि जो मदरसाज हैं उनको हम गवर्न करेंगे। तो उसको लेके ये था कि मदरसाज को गवर्न करने का जो पावर है एजुकेशन को, वो सेंटर के पास है कि यूनियन के पास है। ठीक है, और दूसरा ये इस बात पे डिबेट चल रहा था कि सरकार जो है वो इंटरफेयर कर सकती है कि नहीं, क्योंकि राइट टू रिलीजन है। आप आर्टिकल 25 से 28 पढ़ेंगे तो वहां पे ये है कि वी हैव द फ्रीडम टू एडॉप्ट आवर एज पर आवर ओन विशेज। जो भी हम रिलीजन चाहते हैं वो हम एडॉप्ट करें। अगर कोई रिलीजियस कोई भी डोमिनेशन है, कोई भी टेम्पल है, कोई भी मैनेजमेंट का काम हो रहा है, तो वो रिलीजियस डोमिनेशन अपना खुद का मैनेजमेंट करेगी, गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करेगी। अगर बहुत ज्यादा वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए या समाज के लिए हार्मफुल है। आर यू गेटिंग ना? तो इसको लेके यही बहस था कि पहली बात की पावर किसके पास है, सेंटर के पास कि स्टेट के पास, और दूसरा बहसबाजी था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरफेयर तो कर ही सकती है, क्योंकि रेगुलेट भी तो करना है। इंटरफेयर के नाम पे ये थोड़ी है कि छुट्टा एकदम छोड़ देंगे कि कुछ भी पढ़ाना है, कैसे भी आप अपना एडमिनिस्टर कीजिए। ये है कि आप एक
पर्टिकुलर दायरे में रह के आपको फ्रीडम दिया जाएगा। फ्रीडम का मतलब कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे स्टेट भी लॉ बना सकते हैं, तो इसको वैलिड इन्होंने डिक्लेयर किया है। क्लियर हो रहा है? तो ये भी जीएस पेपर 2 का होगा, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, और माइनॉरिटी के लिए 29 एंड 30। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी रहना चाहिए। केवल रिलीजन के बेसिस पे जो राइट है वो 25 से 28 है, और 29, 20, 30 ये भी है माइनॉरिटी के लिए, लेकिन इसमें लैंग्वेज, रिलीजन सब आ जाता है, और माइनॉरिटी भी आ जाएगी, और मेजॉरिटी का भी जो रिलीजन है उनका भी अगर कोई स्क्रिप्चर है तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये आर्टिकल 25 से 28, 29 और 30 के बीच में डिफरेंस। ठीक है, then we will see that the CVC has sought report from the CPWD over the CM house renovation. Okay, mainly यहाँ पे है कि CVC एक गवर्निंग बॉडी है, और ये जितना भी करप्शन का केसेज हायर लेवल पे होता है उसको देखती है। अगर कहीं पे भी करप्शन का केस होता है तो वो सीवीसी के अंडर में होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका नाम होता है। जैसे हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं, जैसे सीएजी भी देखा था। व्हाट इज द सीएजी? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सेंटर और स्टेट के हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा रखता है, दैट इज द सीएजी। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वैसे ही सीवीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले ये स्टैट्यूटरी भी नहीं था, पहले सिर्फ इसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से ही वो नोटिफाई कर दिया गया था। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब वो सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन उसके लिए अलग से एक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? सीवीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये भी जीएस पेपर 2 का पार्ट हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी में पढ़ेंगे। देन वी विल सी दैट द पीसीएस के लिए श्रद्धा सिन्हा सी पासेज अवे, काफ़ी अच्छी भोजपुरी की गायिका थी। भोजपुरी के आप जो लोकल लैंग्वेज हैं उनमें काफ़ी अच्छा गाया है। जैसे छठ के लिए भी लोक गायक हैं, फोक सॉन्ग जो होता है वो इन्होंने काफ़ी। देन वी विल सी दैट द यूपी कैबिनेट अप्रूव न्यू गाइडलाइन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। डीजीपी को भी लेके थोड़ा सा सेंटर और स्टेट में थोड़ा सा टसल था। सेंटर ये कहता था कि आप हमें लिस्ट भेज दीजिए, पैनल के जो टॉप आपके आईपीएस ऑफिसर हैं हम बताएंगे, और अभी कई स्टेट्स हैं वो खुद ही कहें कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे, जो आप क्राइटेरिया यूपीएससी ने दिया है उसको हम फॉलो करेंगे। यूपीएससी क्राइटेरिया देता है खासकर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो भी बड़े पोस्ट होते हैं। यूपीएससी सिर्फ आप लोगों का तो सिलेक्शन तो करता ही है, उसके सिवा भी गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि बड़े पोस्टिंग पे कैसे वो अपॉइंटमेंट करें। तो स्टेट ने कहा है कि हम, यूपीएससी ने जो गाइडलाइन करा है कि क्या टेन्योर होना चाहिए, कितने मिनिमम टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो हम करेंगे, लेकिन खुद करेंगे, पैनल नहीं भेजेंगे। तो इसी को लेके इस पे काफी बहसबाजी हो रही है। ओके, संजय वर्मा अपॉइंटेड एट द महाराष्ट्र, इनका भी पुलिस चीफ है तो वही डीजीपी ही है, तो बस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी अभी रिसेंट में एग्जाम हो तो ज्यादा दिन पे इतना कोई लंबा पूछता भी नहीं है। ओके, after that we will see that the rising STEM research demand revitalized education. What is mean by the STEM? STEM what? S का मतलब साइंस, T से टेक्नोलॉजी, से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स। जितना भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक होता है उसको एक साथ STEM कहते हैं। ठीक है, तो राइजिंग STEM रिसोर्स डिमांड रिविटलाइज एजुकेशन। तो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन हो रहे हैं फ्रॉम द हायर इंस्टीट्यूट और द रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके अंदर स्किल नहीं है जो इंडस्ट्री का डिमांड है कि इस तरीके के हमें इंजीनियर चाहिए, इस तरीके के हमें साइंटिस्ट चाहिए, उस तरीके के निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम है वो उनके स्किलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि खुद जो टीचर है उनकी स्किलिंग उस लेवल पे नहीं है कि वो अच्छे से स्किल दे सके। तो इसी पे ये एनालिसिस है कि इस पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को ये निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि खुद स्किल अगर नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ और जाके किसी फैक्ट्री में काम करूँगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। जैसे किसी और देश में स्किल्ड है,
उसको प्रॉपर तरीके से पता है किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, बिना डिफेक्ट के करना है, कैसे मैक्सिमम इफिशिएंसी लाए। तो ऐसे में इंडियन जितने भी एजुकेशन, यहाँ तक कि IITs, IIMs, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जितने भी हैं, इनमें भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। तो इसी पे एनालिसिस है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। सेटबैक, ये जापान में अभी इलेक्शन हुआ है, उससे रिलेटेड है, तो इस पर और भी आर्टिकल आएगा, तो वो हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी जो पुरानी पार्टी थी उसका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम हुए हैं। देन वी विल सी दैट ए लॉ दैट इनेबल्स विजिलेंट वायलेंस। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट मतलब किसी चीज को एकदम देख के, जैसे नहीं होता कि कुछ होने ना देना। विजिलेंट का मतलब, जैसे एक सिंपल सा बताऊं, जैसे सास होंगी, मदर इन लॉ, तो बहू पे विजिलेंट होती है ना कि क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, खाना कब बना रही है, कब जग रही है, अपने मायके में कितने देर बात कर रही है। विजिलेंट मतलब देखते रहना। ये वाला जो आर्टिकल है ये है कि अभी यूपी की गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया है, और उसको लेके एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब कि अगर कोई कन्वर्ट करता है किसी को पैसे देके या किसी को बहला फुसला के, तो उसको जेल की सजा है, 10 साल की जेल की सजा, बाद में इसको उम्र कैद भी बना दिया। तो जो राइट विंग ग्रुप है, जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो गए हैं। मानिए कहीं पे भी कोई, किसी चर्च में कोई फंक्शन हो रहा है और वहां पे उनको पता चल गया कि कोई कन्वर्ट होने वाला है, तो वो जाके हो हल्ला करने लगते हैं। तो विजिलेंट का मतलब नहीं होता है कि एकदम आग गड़ा के चौकन्ना होकर चीजों को पीछे देखते रहना। जैसे अगर कहीं किसी मस्जिद में कोई इस तरीके का फंक्शन हो रहा है, तो भले वो अपने मन से भी कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन है कि फोर्स नहीं करना है या आपको जबरदस्ती नहीं करना है, यही होता है ना। लेकिन इन्होंने कुछ चेंज किया है उस लॉ में, काफी स्ट्रिंजेंट बना दिया है, और उसको लेके इसका मिसयूज बहुत हो रहा है और उससे वायलेंस भी बहुत हो रहा है। तो विजिलेंट इज नॉट ए गुड वर्ड। अगर विजिलेंट बहुत ज्यादा होने लगे, विजिलेंट का मतलब आप भी परेशान होंगे, आपके को कोई हर चीज में टोकने लगे कि अरे यहाँ कैसे जा रहे हो, तो आपको भी लगता है ना थोड़ी सी मुझे प्राइवेसी चाहिए, थोड़ी सी मुझे फ्रीडम चाहिए। तो इस सब चीजों को मिसयूज हो रहा है, उसी पे एक पूरा डिस्कशन है। एन एक्ट मायर्ड बाय द कंट्रोवर्सी। अभी तमिलनाडु ने एक एक्ट लेके आए हैं जहां पे उन्होंने डेवलपमेंट और जो कंजर्वेशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश किया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन बैलेंस होगा, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे जो वाटर बॉडीज है या जितने भी सी के किनारे के मैनग्रोव्स हैं उन सबों को निगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर हाउसिंग बनवा देगी, उस पर रोड बनवा देगी और उस जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन है, उसको भी हम देख लेंगे। ओके, दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट। जीएस पेपर 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं होनी चाहिए। देन वी विल सी दैट द ऑन इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया और कनाडा के बीच में कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि खटास पैदा हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कि किस बात को लेकर हो रही है, खालिस्तानी मूवमेंट एंड खालिस्तानी जो डिमांड है उसको लेके है। वहाँ पे एक उनके जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर थे जिसको हम लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, उसको हमने मारा। वो कह रहे हैं कि वो हमारे सिटीजन हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आपका इंटेलिजेंस जो है मिल के मारा है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर टसल है, तो उस पर थोड़ा सा एनालिसिस है, थोड़ा हिस्ट्री में कैसे हम लोग आपस में डिस्प्यूट हो रहा है उसको लेके देखेंगे। After that, we will see that the judges disagree with the CGI remark on the Iyer doctrine. जो अय्यर जो अभी जजमेंट 1977-78 से अलग आया है, उस समय जस्टिस कृष्णा अय्यर थे। कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट अभी पलट के जो हमारे चंद्रचूड़ हैं, डीवाई चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने दिया है। तो उसको लेकर उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया अय्यर को कि ये काफी उन्होंने डी सर्विस किया ऐसा जजमेंट देखें, क्योंकि डिमांड जो इकोनॉमी की है वो डिफरेंट है। उन्होंने अपहोल्ड किया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया था। तो जस्टिस अय्यर ने कहा था यस, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन अभी जो जजमेंट है उन्होंने कहा है कि स्टेट कोई भी लॉ राइट टू प्रॉपर्टी में कुछ भी किसी भी जमीन को उठा के एक्वायर करके लॉ नहीं बना सकती है। इसी बात को लेके, तो इसी बात को लेके टसल भी है। 9 लोगों का बेंच था, जो बड़े बड़े जजमेंट आते हैं उसमें कई जज बैठते हैं ताकि सबका अपना व्यू आ सके, ठीक है। तो 7 ने इसके पक्ष में दिया कि हर एक प्रॉपर्टी को नहीं ला सकते हैं,
राइट टू प्रॉपर्टी कुछ एरिया में गवर्नमेंट एंट्री नहीं मार सकती है। 2 जजों ने उनका विरोध किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बना सकती है। सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो हो रहा है कि चंद्रचूड़ ने जस्टिस अय्यर को भी कहा है कि इनका पर्सनली उनको बोला है, लेकिन जस्टिस अय्यर, कृष्णा अय्यर का बड़ा नाम है, मतलब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं हिस्टोरिकली, अभी भी उसका बहुत यूज होता है। जैसे उन्होंने बेल, जो हम लोग बेल देते हैं, उस पे उन्होंने दिया था कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब नॉर्मली किसी को भी बेल दे देना चाहिए जब तक उसका कन्विक्शन ना हो, जेल में नहीं रखिए। तो अभी भी ये बहुत होता है। तो उन्होंने और भी काफी दिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे दिया था, जिसका अभी भी बहुत यूज होता है। तो पीएन भगवती एक तरीके के हीरो हैं जजों में। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं कि ये इस एरिया में, जैसे होता है ना कि कोई बहुत अच्छा मिनिस्टर किसी सन में रहा हो, या कोई बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहा हो, या कोई किंग आप लोग पढ़ते हैं कि अब मॉडर्न डायनेस्टी का ये किंग सबसे अच्छा हो। तो जजों में सबसे ज्यादा जो नाम आता है पीएन भगवती का आता है और कृष्णा अय्यर का आता है। तो इन लोगों का है, तो उसी पे थोड़ी सी बहसबाजी भी है। कुछ जजों ने विरोध भी किया कि आप पर्सनली किसी जज को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जज अपने जमाने में जो सिचुएशन था उस हिसाब से दिया है। अब सिचुएशन बदल गया तो आप जजमेंट बदलना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था। तो इस बात पे लेके थोड़ा सा डिबेट है। वही एक कंटिन्यूअसली है कि लॉ वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर्स वायलेशन। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था, क्या है? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर एक दिन हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या मैंने बताया? जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं किया जा सकता है। उसमें कुछ पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसी को लेके है कि अगर कोई लॉ है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, उस बेसिस पे भी उसकी वैलिडिटी चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पे भी डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो कंटिन्यूअसली इसी पे है। एससी वर्डिक्ट सेफगार्ड द राइट टू मदरसा स्टूडेंट टू परस्यू एजुकेशन मुस्लिम बॉडीज। ओके, डिस्पाइट डीप इन द महाराष्ट्र असेंबली सिटिंग आउट स्टिप द नेशनल एवरेज। तो ये डिस्कशन इस बात पे है कि महाराष्ट्र असेंबली में जो लास्ट ईयर का 5 सालों का उनका परफॉर्मेंस है, नेशनल जो इनकम है उससे थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन खुद के उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना झारखंड वाला, कि पूरे साल में 23 दिन ही उनका असेंबली में डिस्कशन हुआ है, तो वो हम कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। महाराष्ट्र का औरों की तुलना में अच्छा है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था उसमें उन्होंने डिप किया है। जो पहले उनकी सिटिंग होती थी उसके कंपेयर इन्होंने किया है। बुद्धिस्ट समिट था, कहाँ पे था? कल भी पढ़ा था हम लोगों ने, न्यू दिल्ली। वेरी गुड, न्यू दिल्ली में फर्स्ट था, और इंडिया ही इसको करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर उनके अंडर में हो रहा है। पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। स्टेट हैज नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यही है कि अभी जो जजमेंट था उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अभी हमने कहा था कि स्टेट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी अगर जस्टिफिकेशन है, अगर उनको प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो पैसे दें। तो ये आप देखिएगा आर्टिकल पहले ये 31 में था, 31 ये दिख रहा है, 31 को 1978 में हटा दिया था जनता दल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? 12 से लेके 35 तक। उसके बाद क्या है? डीपीएसपी है 36 से लेके 51 तक, 36 टू 51। ये भी हम अभी हाल ही में पढ़ा है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इज फ्रॉम द 12 टू 35। ठीक है, 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, कब हटा दिया? 1978 में बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको हटा के ले जाके आर्टिकल 300 में किया था। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया था, फंडामेंटल राइट से हटाया था, पर इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में वो अभी भी है अंडर आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 ये दिख रहा है, दिस इज द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको वहां से यहां ला दिया गया था, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा के वहां से वहां लाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अथॉरिटी ऑफ द लॉ का मतलब अगर लॉ हटा के अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी लेना चाहें
जैसे लॉ के अनुसार ही आप लेंगे, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के कुछ भी करेंगे। क्लियर हो रहा है व्हाट इज दिस? तो पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। इसका मतलब कोई लॉ अगर किसी प्रॉपर्टी को सेव करता है तो आंख मूंद के गवर्नमेंट उसको छीन नहीं सकता है। जैसे आपने जमीन रजिस्ट्री करवाया तो लॉ के अनुसार ही रजिस्ट्री करवाया होगा, तो एक गवर्नमेंट आके ये नहीं कहेगा कि अब हम ले रहे हैं, रोड बनवाएंगे। लेगा भी तो वो प्रॉपर कंपनसेशन देगा जो उस लॉ के अनुसार होगा। ओके, तो समझ में आया? राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था, किस आर्टिकल के अंडर में? 31 के अंडर में। 31 से उसको हटा के 300A में किया। ए हमेशा देखिएगा जो बाद में ऐड होता है वो हमेशा कैपिटल ABC होगा, कैपिटल लेटर होता है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था वो स्मॉल्स था, 300 स्मॉल ए। जो कुछ भी देखेगा, जैसे आर्टिकल 19 में जाइएगा, इसमें कई पार्ट है। आर्टिकल 19 के अंडर में 19(1) ABCDE है, तो ये ओरिजिनल है, तो ये स्मॉल में है। लेकिन अब जो ऐड होता है वो हम कैपिटल ए में करते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, उसी अरेंजमेंट में ऐड करेंगे। कोई नई आर्टिकल आता है तो उसको उसी में कैपिटल ए से लेके जोड़ देंगे, ताकि अलग से नहीं आपको आर्टिकल बढ़ाना पड़े या थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। जैसे होता है ना कि एक आप नया नया आर्टिकल ला रहे हैं बीच बीच में, तो वो एक तरीके से वो थोड़ा सा अरेंज नहीं दिखेगा। लेकिन सेम अरेंजमेंट में अगर जस्ट कैपिटल ए लगा दिया तो उसमें उसी अरेंजमेंट में 300 के नीचे 300A हो जाएगा, होगा ना? जैसे बाद में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज किया था तो 51A हमने किया है। जैसे राइट टू जो हमने किया है 51A, इसका सब पार्ट में ए ऐड किया है, लेकिन जो नया किया है उसको ए से किया है, कैपिटल ए से। जो भी नया ऐड होगा वो कैपिटल ए से होगा। जैसे फर्स्ट एडिशन जो होगा वो ऐड होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट भी बाद में ऐड हुआ तो 4A यहाँ पे भी लिखा, DPSP 4 था, अब उसी के बाद ऐड करना था, अरेंजमेंट बनाना था। जैसे आपका फंडामेंटल उस अनुसार कहाँ ऐड करना, जैसे अगर फंडामेंटल ड्यूटीज करना है तो पहले फंडामेंटल राइट आएगा, फिर DPSP आएगा, फिर ड्यूटीज आएगा ना, अरेंजमेंट होगा ना, आगे पीछे नहीं कर सकते। ये नहीं कि फिर हम पार्लियामेंट वाला ला के उसके पीछे वो जोड़ दें, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़े अरेंज फॉर्म में है। जैसे पहले है कि लैंड इंडिया का क्या होगा, तो टेरिटरी के बारे में बात किया है, फिर सिटीजनशिप के बारे में बात किया है, सिटीजनशिप के बाद सिटीजन्स का क्या राइट होगा, उसके बाद सिटीजन्स का ऐसा राइट जो जस्टिसिएबल नहीं है, DPSP, उसके बाद सिटीजन का क्या ड्यूटी होगा, उसके बाद पार्लियामेंट आएगा जो उसको गवर्न करेगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर आएगा। आर यू गेटिंग ना? तो बहुत हम अरेंजमेंट में किए हैं, तो हम तोड़ना नहीं चाहते हैं लिंक को। अब फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़ा गया है, तो हमेशा किसके बाद आएगा? फंडामेंटल राइट्स के बाद आएगा। जब हम अधिकार की बात करेंगे तो ड्यूटीज की भी तो बात करेंगे। जैसे हम ये बात करते हैं कि शांति का माहौल बना होना चाहिए, तो शांति का माहौल कब होगा? जब हर आदमी का ड्यूटी अपना हो कि शांति से रहे। एकाएक तो शांति का माहौल आएगा नहीं, जब आदमी खुद की ड्यूटी फुलफिल करेगा तभी ओवरऑल दूसरे का राइट्स भी फुलफिल होगा। आर यू गेटिंग ना कि क्या है कैसे? ये है जो 1977 में जो केस था वो रंगनाथ रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका था, जहां पे कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, कृष्णा अय्यर ने जो जजमेंट दिया था, ठीक है, इन्हीं को लेके डिबेट चल रहा है। इन्हीं के जजमेंट को बदला गया, उस समय चीफ जस्टिस यही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो विकिपीडिया का है उसके कंटेंट को अब पब्लिशर के ऐसे ट्रीट करेंगे। तो ये डिस्कस कर लिया ना क्या है कि वो पहले एक वॉलंटरी बेसिस पे होता था, अभी हम कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी उसको प्रोड्यूस कर रही है, किसी उसके डायरेक्टर है या उसका जो चेयरमैन है, हेड है, प्रेसिडेंट है, उसको अब हेल्ड किया जा सकता है, उसके खिलाफ अब केस चलाया जा सकता है। Supreme Court uphold the validity of UP मदरसा एक्ट, ऑल्सो कन्फर्म द स्टेट रेगुलेटरी पावर। ठीक है, तो दो चीजों को इन्होंने कहा है। एक का है कि एक तो ये था कि पहले एक्ट आया यूपी मदरसा एक्ट, और ये एक्ट क्या चाहता था कि जो मदरसाज हैं उनको रेगुलेट किया जाए कि उसमें क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके टीचर्स होने चाहिए, ये सबको रेगुलेट करने के लिए हमने एक्ट लाया। तो पहला इसके खिलाफ ये गया कि ये तो राइट टू रिलीजन के खिलाफ है। जो राइट टू रिलीजन में माइनॉरिटी ग्रुप को या किसी भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, डिनोमिनेशन है, उनको राइट है कि वो अपना खुद एडमिनिस्टर करेंगे। तो जब आप लॉ बना रहे हैं तो आप उनको इंटरफेयर कर रहे हैं ना, आप उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसे एडमिनिस्टर कीजिए।
एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी देख लीजिए, कौन कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 25 टू 28। 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये हो गया। 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो मैनेज भी हम खुद करेंगे, उसका फ्रीडम है। आप रेगुलेशन बना के बोल रहे हैं, इसके मतलब आप बता रहे हैं ना हम कैसे रेगुलेट करें, लेकिन आप तो ये आर्टिकल तो कह रहा है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं इसी को वायलेट कर रहा है, इसी के खिलाफ हम केस लेके गए थे। ओके, और भी है जो आर्टिकल 27 है कि फ्रीडम टू पे पेमेंट एज द टैक्स। जैसे आप कोई धर्म मान रहे हैं तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं ले सकता है कि आपसे टैक्स ले कि आप ये रिलीजन माने और उसको उस टैक्स को लेके किसी और को पैसा दे, ये भी नहीं हो सकता है। फिर लास्ट वाला है 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि किसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए। अगर गवर्नमेंट फंडिंग है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सेमी फंडेड है तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन पूछ के दे सके, प्राइवेट में वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये सब है। राइट टू रिलीजन 25 टू 28 क्या क्या है? पहले में ये कहता कि मैं क्या क्या फ्रीडम है। दूसरे में ये कह रहा है कि रिलीजियस जो अफेयर्स है वो कौन कैसे करेगा। तीसरा ये कह रहा है कि किसी आपको कोई धर्म मानते हैं तो उसके बेसिस पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, कि आप हिंदू हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, आप क्रिश्चियन हैं या आप जैन हैं तो आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता है इंडिया में एज पर द दिस। ठीक है, तो इसी को वायलेट कर रहा था। दूसरी बात यह है कि जो एंट्री नंबर 66 है यूनियन लिस्ट में, ये बोलता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी है फॉर द हायर एजुकेशन दैट विल बी ऑन द यूनियन विद द यूनियन। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो यूनियन के पास है वो कामिल एंड फाजिल लेवल के लिए है। कामिल और फाजिल लेवल का जो मतलब है अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट, ये उर्दू वर्ड है। फाजिल का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट एंड कामिल का मतलब अंडर ग्रेजुएट। तो कहा इसको छोड़ क्या कर रहेगा, तो स्टेट रेगुलेट करेगा। क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा थोड़े है कि अगर कोई रेगुलेट कर रहा है तो उसका मतलब कंपलसरी वो आपको इंटरफेयर कर रहा है। रेगुलेशन तो जरूरी है एक लेवल तक। सीबीसी हैज सॉट रिपोर्ट फ्रॉम द सीपीडब्ल्यूडी। ये जो होते हैं CPWD इज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से ये पूछा है। कुछ मैटर था कि इन्होंने करप्शन किया है, जो उन्होंने घर बनाया उसको लेके है। अब सीबीसी इसको इनिशिएट किया है, हैज सॉट द रिपोर्ट। ठीक है, अब हमें ये जानना, ये मैटर उतना जरूरी नहीं है, हमें ये जानना कि सीबीसी क्या होता है। सीबीसी इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जैसे होता है हमारा इलेक्शन कमीशन होता है ना इलेक्शन के लिए, तो करप्शन के केसेस को अगर कोई भी रेगुलेट करेगा, केस आता है तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट कराएगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अंडर में होता है। ओके, दिस इज मेनली फॉर द करप्शन रिलेटेड इश्यू, और खास कर ये होगा दैट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब इसका पहली बार जो इस्टेब्लिश हुआ था दैट वाज इनटू द 1964, और इसको बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, संथनम कमेटी बनाया गया था। उनसे बोला गया था कि करप्शन का केसेस, क्योंकि अब आज़ाद हुआ इंडिया, फिर धीरे धीरे करप्शन आने लगा। पहले लोगों ने सोचा करप्शन नहीं होगा, लोग बहुत ईमानदार होंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग करप्ट होने लगते हैं। करप्शन के केसेस जब बहुत बढ़ गए तो संथनम कमेटी हमने बैठाया। संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी ए विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो जो विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया था दैट वाज द जस्ट ए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन था। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन का मतलब लॉ नहीं बनाया, एक पेपर जो गवर्नमेंट का पेपर है उसमें उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि एक हमने बॉडी बनाया है और वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जब आप एक्ट बनाते हैं और उसको उसके बॉडी में कुछ भी चेंज करना है, कि उसके कितने हेड होंगे, क्या उसका पावर होगा, क्या फंक्शन होगा, अगर गवर्नमेंट अपने रिजोल्यूशन से बनाता है, रिजोल्यूशन का मतलब नोटिफिकेशन इनटू द गैजेट, जो पेपर होता है गवर्नमेंट का, तो उसमें गवर्नमेंट कभी भी बदल सकता है कि 2 की जगह पे हम 4 को रखेंगे, केवल प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर्स को इलेक्ट करेगा या सेलेक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट के हाथ में होगा ना। लेकिन अगर कोई एक्ट बना दिया तो एक्ट को हमेशा चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा, फिर उसमें अपोजिशन लोग भी बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको थोड़ा कठिन हो जाता है कि पहले आप
बिल लेके जाइए, बिल को लेके डिस्कशन कीजिए, पूरा लोग जानेंगे, हो हल्ला मचेगा। लेकिन अगर केवल गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट एक दिन का काम है बदल दिया, 2-4 दिन हो हल्ला हुआ, फिर मुद्दा चला गया। लेकिन अपोजिशन अगर पार्लियामेंट में चला गया, एक्ट होगा, तो वोटिंग होगी, पूरा पब्लिक में जाएगा, वो टाइम लगेगा, चीजें घसीटी जाती हैं, ऐसा होता है। तो वो टफ होता है, वो गवर्नमेंट के लिए माना जाता है थोड़ा टफ है। तो गवर्नमेंट ने पहले इसको क्या किया, as the executive resolution, not a statutory or the constitutional body। constitutional body तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो constitutional amendment लाना पड़ता है, ठीक है। constitutional body हमेशा ऊपर होता है, उससे नीचे statutory body, और सबसे नीचे जो होता है that is the एग्जीक्यूटिव नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जो केवल एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से लाया जाता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि नोटिफिकेशन में निकाल देना। खुद गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि एक बॉडी बना देते हैं। जैसे नीति आयोग है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, उसको सिर्फ गवर्नमेंट अपने रिजोल्यूशन से निकाल दिया है। क्लियर हो रहा है? तो इंडिपेंडेंस जो होता है सबसे ज्यादा उसका होता है जो स्टैट्यूटरी हो, और उससे भी ज्यादा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ऐसे अगर लॉ भी बना दिया, स्टैट्यूटरी भी बॉडी है, तो सिंपल मेजॉरिटी से कर देंगे। लेकिन ये हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि पार्लियामेंट में चीजें जाएंगी। और केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी हो तो वो क्या है, जब मन करे गवर्नमेंट बदल देगी, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो ये 1964 में जब बना था, दैट वाज द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जस्ट इट वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव ने अपने रिजोल्यूशन से पास किया था। फिर 2003 में इसके लिए अलग से लॉ बना के इसको स्टैट्यूटरी कर दिया। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब लॉ बना दिया तो वो स्टैट्यूटरी हो गया। आर यू गेटिंग ना? तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ज्यादा हो गया। और इस स्टैट्यूटरी में इन्होंने डिफरेंट फंक्शन इनको दिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो चीफ विजिलेंस, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं, उसमें 3 मेंबर होंगे, 1 चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो 3 मेंबर बॉडी है। जैसे इलेक्शन कमीशन का भी 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये दोनों बराबर ही हैं एक तरीके से, मेंबर्स के हिसाब से देखा जाए। ओके, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक कमेटी होती है, और उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, एंड देयर विल बी द लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल, एंड यूनियन होम मिनिस्टर। 3 लोगों की कमेटी बनती है। यहाँ पे कहीं होगा, ऊपर है, अच्छा ये है, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ताकि बायसनेस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे तो एक गवर्नमेंट का ही आदमी को न किया जाए, विरोध करेंगे ना कुछ ऐसा जो एकदम अपोजिशन का अपोजिट टाइप का आदमी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया, तो सारा केस किसका उठाएगा? अपोजिशन के ही लोगों का उठाएगा। इसीलिए उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा जाता है कि किसी ऐसे आदमी को न बैठा दिया जाए जो एकदम एंटी अपोजिशन हो। नॉर्मली वैसे मेजोरिटी तो इन्हीं की है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और यूनियन होम मिनिस्टर है, तो बात तो इन्हीं की चलती है। लेकिन ये है कि वो अपोजिशन वाला लीडर मुद्दा उठाता रहता है। अगर वहां पे बैठा है तो बोलेगा अरे मैंने मना किया था। जिसने ये होता है कोई भी करप्शन का केस हो और उसका केस लग जाए उस पर जो हेड हो, तो वो अपोजिशन वाले बोलने लगते हैं कि मैंने तो मना किया था, मैंने तो चिट्ठी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, मैं तो उठ के मीटिंग से चली आई थी। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, कई बार ये सब केसेज होते हैं। ओके, इनका जो टेन्योर होता है दैट इज फॉर द 4 इयर्स, या 65 इयर्स के वो एज में हो जाए, या उनका जो कार्यकाल है वो 4 साल कंप्लीट हो जाए। जो पहले हो जाएगा दैट विल बी। एक चीज और देखिएगा कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये नहीं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी पोस्ट पे वो चले जाए, इसलिए रखा जाता है ताकि वो किसी के बायस होके ना दें कि कोई गवर्नमेंट के फेवर में देंगे तो बाद में वो हमें बढ़िया पोस्ट पे रख देगा। होता है ना, डिफरेंट गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, दैट इज बार्ड फॉर द दिस कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर हो रहा है? इतना चीजें क्लियर है तो प्रीलिम्स में इससे ज्यादा नहीं आएगा। और भी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे पॉलिटी में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना प्रीलिम्स के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 4 इयर्स और द 65 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, फोक सिंगर सरदा सिन्हा नो मोर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे जानिएगा कि इनको पद्म भूषण मिला है। तो जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, तो वो तो जल्दी किसी को मिलता नहीं है, तो वो तो ऐसे भी इनको मिलने से रहा। ठीक है, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तो वो नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है।
तो अगर प्रीलिम्स में आए कि पद्म भूषण पद्म विभूषण क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो पद्म भूषण है। तो कंफ्यूजन सिर्फ आपको पद्म विभूषण अगर दे दे तो उसमें हो सकता है, तो पद्म विभूषण नहीं है। जो सबसे टॉप से तीसरा वाला है गवर्नमेंट अवार्ड जो सर्विस के लिए दिया जाता है, पब्लिक सर्विस के लिए, वो इनको मिला हुआ है। इन्होंने जो गाना गाया है कार्तिक मास इजूरिया, पद्म भूषण मिला है, विभूषण नहीं मिला है। यही याद रखना है कि विभूषण नहीं मिला है, ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। हाँ, पद्म श्री या तो पद्म भूषण मिला है, ऊपर वाला आपको याद होना चाहिए। नीचे और भी बहुत से अवार्ड मिले होंगे, लेकिन सबसे जो टॉप पे ये गई हैं पद्म भूषण तक गई हैं। ओके, इन्होंने जो गाना गाया कार्तिक मास इजोरिया, कोयल बिन, बॉलीवुड के भी गाने गाए हैं, तार बिजली से जैसे से पतले हमारे पिया, ये बहुत, गैंग्स ऑफ वासेपुर का काफी अच्छा गाना है, मेरा फेवरेट गाना है। ठीक है, काफी अच्छे से गाया है या। एंड बाबुल, हम आपके हैं कौन, दीज आर द सॉन्ग्स। और इनका छठ वाला तो है ही। अभी कुछ दिन पहले 6-7 दिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था, एक मेरे विजन में ही है नीरज राव सर, वो लोग, उन्होंने अपना एक स्टूडियो टाइप का खोला है यूट्यूब पे, तो वो लोग अभी एक गाना बनाए थे खुद ही लिख के छठ पे ही। तो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा लगा, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मतलब श्रद्धा सिन्हा थी, आप लोग भी अब आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। भोजपुरी में बहुत कम ऐसे हैं जो इतने मतलब एकदम शालीनता से इंटेलेक्चुअल लेवल पे गए, तो आप लोग इंटेलेक्ट चाह रहा है। पहले तो ऐसे ही कोई भी गाता है उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं होता, अब लोग आ रहे हैं। तो उनसे कहा कि आपसे अच्छा, वैसे इसके पहले श्रद्धा सिन्हा थी, पर आप लोग भी अच्छा गा रहे हैं। तो अभी इनका डिमाइस ही हो गया। हम्म, हाँ, इनका जो आवाज है वो जो नहीं खसखसा वाला आवाज से गाती हैं, जैसे नहीं होता कि थोड़ा सा, हाँ। तो दिस इज द केस, यू शुड रिमेम्बर दिस। यूपी कैबिनेट अप्रूव न्यू गाइडलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी विदाउट द सेंटर नोट्स। तो यही है कि सेंटर का पहले था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 2006 में आया था, उन्होंने भी बोला था कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा पैनल ऑफ द आईपीएस ऑफिसर्स। जैसे ये है कि सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर का एक लिस्ट भेजना पड़ता है, यूपीएससी से कंसल्टेशन के बाद अपॉइंटमेंट होता है। यूपीएससी ने कहा था कि जो मिनिमम, इसको आप बनाइए जिसका मिनिमम एज उनका जो टेन्योर हो कम से कम 6 महीने तो रहे। तो यूपी गवर्नमेंट कह रही तो ये 6 महीने बाद वाली सब कुछ हम तो मान रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अपॉइंटमेंट करेंगे। जैसे होता था ना कि आप पैनल भेजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, तो ऐसे में इंटरफेयर होता रहता है। खासकर ये जहाँ पे ऐसी पार्टी होती है जो सेंटर में नहीं हो, यहाँ देखा जाता है, लेकिन यूपी खुद इनका गवर्नमेंट है, तो आपस में थोड़ा सा टसल हो जाता है। पावर का होता है ना कि हम भी तो पावरफुल हैं, तो ये रेयर केस है। वरना नॉर्मली जिनका सेंटर में होता है तो मान जाते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की इतनी दम नहीं है वो बोल पाएंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर अपने दम पे बने हैं और प्राइम मिनिस्टर के अगले वो रेस में भी हैं, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा दिखाते ही हैं ये लोग। पुलिस को लेके जो सबसे ज्यादा रिफॉर्म आया था, प्रकाश सिंह का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आया था। प्रकाश सिंह केस इज वेरी फेमस फॉर द पुलिस रिफॉर्म। उसके पहले पुलिस को जो भी गवर्नमेंट रहती है बहुत मिस हैंडल करती है अपना। जैसे होता है पुलिस को एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखा जाता है ना, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है पुलिस को अपोजिशन के खिलाफ सब कुछ करवाते हैं। कि कोई भी केस आया तो उसको नीचे से जमीन से निकाल के इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। पुलिस भी उनकी चमचा बन के काम करती है। मैक्सिमम आप देखिएगा पुलिस बहुत तेज अपना पासा अब बदलती है। अब देखिएगा कि सपा का गवर्नमेंट आ जाए तो पुलिस का रवैया एकदम अलग हो जाए, पुलिस सेम ही रहती है, ऐसा नहीं पुलिस बदलती है। अभी बीएसपी की गवर्नमेंट आती है एकदम सेम पुलिस एकदम बदल जाते हैं। फिर यूपी का में बीजेपी का गवर्नमेंट है तो अलग रवैया है, पुलिस बहुत तेजी से चेंज होती है, एकदम वो पपेट के जैसे काम करती है गवर्नमेंट के बदलते ही, गवर्नमेंट के आते ही। तो ये इश्यू रहा है। तो वही प्रकाश सिंह बादल ने, वो प्रकाश सिंह का जो जजमेंट था, ये खुद ही आईपीएस ऑफिसर थे, आई थिंक यूपी में भी कुछ साल रहे हैं, ठीक है। तो ये खुद ही डीजीपी थे, तो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। जैसे गवर्नमेंट आते ही अपना जो खास होता है उसको डीजीपी बना देंगे। जितना भी डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, नोएडा हुआ, इन सबों में अपने लोगों को सबसे पहले भेजते हैं। बहुत तेज़ी से चेंजिंग होती है। तो यही प्रकाश सिंह जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेन्योर फिक्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट बदली तो तुरंत आप बदल दिए, एक फिक्स टेन्योर रहेगा। तो एक होता है कि कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो वही आदमी को पता रहता है। जैसे कोई एक ही आदमी है और कोई लॉ लगवा रहा है, इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो उसके देख रेख में होता है तो उसको पता चलेगा ना कि यहाँ तक करवा दिया, उसके बाद ये बाकी है। तुरंत आप बदल दे तो वो शुरू से फिर चेक करेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक वो उसका 3 महीना हो रहा है फिर उसको बदल दिया। तो दैट वाज द केस विद द मोस्ट ऑफ द पुलिस, जितने भी बड़े ऑफिसर थे। संजय वर्मा अपॉइंटेड न्यू महाराष्ट्र पुलिस चीफ। तो बस पीसीएस के लिए इतना ही जाने, संजय वर्मा अभी अपॉइंट हुए हैं, कुछ खास नहीं है। यूपी से होता तो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट भी होता। आप लोग को महाराष्ट्र पीसीएस तो देना नहीं है। राइजिंग स्टेम रिसोर्स डिमांड, रिविटलाइज एजुकेशन। अब यहाँ पे जो मेन डिस्कशन ये चल रहा है कि जितने भी साइंस से रिलेटेड एजुकेशन है वहाँ पे एक तरीके से स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बढ़ा दिया, लेकिन नंबर ऑफ जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो नहीं बढ़े। और दूसरी बात है कि जो नंबर्स ऑफ टीचर्स हैं उन पर बर्डन बढ़ गया है, तो वो खुद की स्किलिंग नहीं कर पा रहे। आपको सिखाने के लिए भी तो सीखना पड़ता है ना, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जब आपको 2 घंटा पढ़ाना है तो 6 घंटा खुद पढ़ेंगे, देन यू कैन टेक द लेक्चर ऑफ द 2 आवर्स। तो यहाँ पे है कि खुद इतना बर्डन है कि वो खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुद ही नहीं अपना स्कॉलरशिप डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। दूसरी चीज ये है कि उन पे ये भी प्रेशर होता है कि आप जैसे कोई भी कॉलेज होता है तो उसको रैंकिंग भी अपना सुधारना होता है। तो रैंकिंग के चक्कर में वो कहता है कि जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश करो, कैसा भी पब्लिश करो। जैसे हमारा है कि नंबर ऑफ पेपर्स किस कॉलेज से कितना पब्लिश हो रहा है, क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, नंबर्स पे जाते हैं। तो वो अपने प्रोफेसर को बोल के रखते हैं कैसे भी कीजिए 3 आप पेपर पब्लिश कीजिए, पेटेंट लीजिए ताकि हमारी रैंकिंग हो। तो वो पेटेंट तो ले लेते हैं नाम मात्र का, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है। होता है ना, कोई आप ऐसा खोज कीजिए या स्कॉलरशिप कीजिए जिसका बहुत ही ड्रामेटिक यूज हो। आप हल्का सा थोड़ा सा चेंज करके आप पेटेंट करवा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होता है, बस वो थ्योरेटिकली है। तो ऐसे में ये सब चीजें ओवरऑल आपका रैंकिंग तो सुधार करवा देती है, पर स्टूडेंट्स पे जो ध्यान देना होता है उस पर नहीं होता है। इन्होंने फिर बोला कि 2 तरीके के इंस्टीट्यूट हैं। एक को हम रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्होंने जैसे टॉप के कॉलेज हुए, आईआईटी, आईआईएम्स, इन लोगों का, जहाँ पे 5%, 100 में से 5% सीटें इन टॉप कॉलेज में है, 95% सीटें जो लोअर लेवल पे कॉलेज हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 50 सीट आईआईटी के किसी ब्रांच में है, 5% ऑफ द इंडियाज अंडर ग्रेजुएट इन टॉप इंस्टीट्यूट्स है। कहीं इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई जो गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें 50 सीट है उस कंप्यूटर साइंस के लिए, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2000 सीट है। ओके, 60 सीट है आईआईटी भुवनेश्वर में। सेम ब्रांच के लिए एक केआईटी है यूनिवर्सिटी, जो थोड़ा सा डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो उसी ब्रांच के 2000 स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो वही कह रहे हैं कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे। जब आप नंबर्स बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी मेंटेन रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही उन्होंने एनालिसिस यहाँ पे किया है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो फैकल्टीज हैं, खासकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, टॉप के कॉलेज हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए टू डेवलप द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब खुद को वो क्वालिटी को इम्प्रूव करें, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में वो जाके देखें। Besides that, it is also talking about that they should also work on the development of the program mentorship. टीचर्स इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बच्चों के जगह पे टीचर्स को भी इवेल्युएट करवाइए। न्यूअर कोर्स एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में सब कुछ डेवलप कीजिए ताकि एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ओवरऑल यही डिस्कशन है। क्लियर हो रहा है कि क्या है, कैसे है। ये नॉर्मल चीज़ें हम लोग जानते भी हैं। जो स्किलिंग है बहुत कम है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि स्किल ही नहीं है, जॉब जैसे दोनों चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा है, और जो डिफरेंट कंपनीज फैक्ट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि स्किल हमें वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसी का मिसमैच है, इसको हमें कैसे भी लाके बैलेंस करना है कि जॉब भी मिले, स्किलिंग भी हो, ताकि जो गैप है वो हम कम कर सकें। जापान में इलेक्शन हुआ है ऑन द 27 अक्टूबर को, एंड रिजल्ट 27 अक्टूबर को आया है। उसमें जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मैक्सिमम जो रूल कर रही थी उसके सीटेज कम हुए हैं। ये थोड़ा सा झटका है उनके लिए। वहाँ का जो है गवर्नमेंट है कंटिन्यूसली, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके एक तरीके से उसका जो होता है ना कि एक्सेप्टेंस इनटू द पीपल, वो भी घटता है, क्योंकि कुछ केसेज हैं, कुछ स्कैंडल हैं करप्शन से रिलेटेड, उसको लेके हैं।
अभी आप देखिएगा कि उनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं सेंजो आबे, उनका एसेसिनेशन भी हुआ था 2020 या 22 में, 2020 में हुआ था, कहीं इसमें है। सेंजो आबे 2020 में, सेंजो आबे 2020 में उन्होंने छोड़ा था अपना पोस्ट प्राइम मिनिस्टर का, 2022 में एसेसिनेट हो गए थे, मतलब कि उनको पब्लिकली। ए लॉ दैट इनेबल्स विजिलेंट वायलेंस, तो इसको हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? विजिलेंट का मतलब क्या बताया मैंने? कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना। एंटी कन्वर्जन लॉ 2021 में गवर्नमेंट ने पास किया, यूपी की गवर्नमेंट ने। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि कन्वर्जन को इन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, कि अगर कोई कन्वर्ट करवाता है किसी को पैसा देके या कैसे भी, तो वो एक बार अरेस्ट हुए तो बेल मिलना मुश्किल है। ओके, अब दिक्कत यह है कि धीरे धीरे इन्होंने और कठिन बना दिया कि अगर मैरिज के भी नाम पे किया या ट्रैफिकिंग के भी नाम पे किया कन्वर्ट किसी को, तो भी उसको, वो मैरिज के नाम पे नॉर्मल नहीं होता था कि ठीक है मैरिज कर रहे हैं, तो कन्वर्ट होना इतना कानूनन इलीगल नहीं था, लेकिन अब भी इसको भी कठिन कर दिया। फिर एक चीज और इन्होंने कहा, पहले ये था कि जैसे मुझे कन्वर्ट कोई कर रहा है तो मुझे लगा कि इलीगली कर रहा है, या मेरे किसी रिश्तेदार को लगा तो वो जाके बोलता था पुलिस में कि अगर मानिए मेरे खिलाफ कोई वायलेंस कर रहा है, नॉर्मली होता है कि मेरे घर के जाके बोलेंगे ना, या मैं जाके बोलूंगा। रेयर केस में होगा कि मतलब कि कोई बाहर ही जाके बोल सकता है या केस दायर कर सकता है। केस तो नहीं दायर कर सकता है, एफआईआर के लिए आप ही जाएंगे या आपका कोई रिलेटिव आएगा कि आपके खिलाफ कुछ इलीगल एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, जैसे मानिए कोई दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं जमीन को लेके, कोई एक आदमी है और दूसरे के आदमी के जमीन पे घर बना रहा है, ठीक है, तो दो आदमी जिसके जमीन पे घर बना रहा है वो जाके केस करेगा ना, कोई आते जाते थोड़ी जाके केस कराएगा कि अरे उनके फलाने के जमीन पे ये कर रहे हैं, फिर तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नॉर्मली यही होता है, लेकिन इस लॉ में उन्होंने चेंज करके ये कर दिया कि कोई भी जाके कर देगा। तो अब कोई भी जाके कर देगा तो जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है, मैक्सिमम कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है, हिंदुइज्म टू द अदर रिलीजन, यही है एक पैटर्न। तो ये क्या होता है, जितने भी हिंदुत्व ग्रुप है वो जाके कोई भी नॉर्मल भी सेरेमनी हो रही है उनका, तो भी वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां जाके दंगा फसाद करेंगे कि हम नहीं होने देंगे, क्योंकि लॉ ने भी तो उनको दे दिया। लॉ नहीं था तब भी वो लोग जाके करते थे, अब तो लॉ में दे दिया। आज ना, जैसे 2021 में तो लॉ नहीं था कि कोई भी जाके कर सकता है, लेकिन अभी उन्होंने जो बदला है उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी जाके केस करेगा, तो अब तो और ज्यादा आपने पावर दे दिया। कोई भी कन्वर्जन के लिए अगर कोई सेरेमनी है या कोई कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे किसी भी फंक्शन में अब कोई भी जाके कर सकता है। ऐसे जैसे स्टार्टिंग में 2021 में जो लॉ आया था उसमें था कि अगर मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे गलत तरीके से मुझे बहला फुसला के या मेरे ऊपर प्रेशर बना के कन्वर्ट किया गया, तो मैं जाके केस कर सकता था। या मेरे रिश्तेदार को लगे कि मेरे किसी रिलेटिव को इन लोगों ने जबरदस्ती कराया है, बहला फुसला के कराया, तो मेरा रिश्तेदार कर सकता था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी कर सकता है। जैसे मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, वहां कोई चलता हुआ जा रहा है, वो जाके पुलिस को केस लिखवा के आएगा, वो तो खुद से हम कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो वो तो है ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट कोई करा रहा है, जैसे अब अगर मैं कन्वर्ट जैसे नॉर्मल हो, मानिए मैं पादरी हूँ, आप पहले हिंदू थी, आप आज आई बोले कि मुझे क्रिश्चियन करना है, तो एक प्रोसीजर होता है ना, रिचुअल्स, मैं आपको कुछ कुछ करूंगा, पानी वानी फेंकूंगा, क्रॉस वगैरह से ऐसे ऐसे कराऊंगा कुछ। हाँ, तो यही दिक्कत है ना, इसी पे तो है कि ये अगर लॉ में आपने कर दिया, ये गवर्नमेंट इसलिए बना रही है क्योंकि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व वाली, अब हिंदुत्व को प्रमोट करना है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, अब ये बदल रहे हैं ताकि इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इस आर्टिकल का पूरा यही है कि इन्होंने कहा है कि जो जितने भी हिंदुत्व ग्रुप हैं, यहाँ पे कहीं लिखा भी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है पुलिस ऑफिसर, संघ परिवार, एक्टिविस्ट एंड द इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जाके रेगुलर करवा रहे हैं, पहले भी करवाते थे, तो जितने भी हिंदुत्व ग्रुप है उनको मुद्दा बनाने का मौका मिल जाएगा ना। अब नॉर्मल भी कोई क्रिश्चियन कहीं पे चर्च है, वहां पे कोई नॉर्मल सेरेमनी हो रहा है, हमारी एक दो लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो वो लोग घुस जाएंगे ना, कहेंगे अरे अरे आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, इसका मन नहीं था, आपने पैसे दिए, आपने ये किए। तो इस सब चीजों को लेके ये आर्टिकल बोल रहा है कि इसका मिसयूज होगा और इससे वायलेंस बढ़ेगा माइनॉरिटी के खिलाफ, विजिलेंटी
यहाँ पे लिखा है ना विजिलेंट वायलेंस। विजिलेंट का मतलब जो लोग हर चीज पे आंख गड़ा के देखते रहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। आज गेटिंग ना, यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कल भी एक पढ़ा था ना कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो भी तो लॉ बना रहा है कि आप वीमेंस क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकती हैं। ऐसे जहाँ पे भी राइट विंग होता है वो ट्रेडिशनल चीजों को इम्पोज करता है। एक दिन हम लोग पढ़े थे ना राइट विंग लेफ्ट विंग। जापान तो ऊपर वाले आर्टिकल का, ये यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। ओके, आर यू गेटिंग ना। यूपी गवर्नमेंट ने लाई, अच्छा आप चली गई थी बीच में, फिर से मैं बताता हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने 2021 में हाँ एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था। पहले ही इस लॉ का मिसयूज हो रहा था, इन्होंने अभी चेंज करके और ज्यादा इसको स्ट्रिजेंट बना दिया जिसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी पे डिस्कशन है। तो ये आप बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ए लॉ दैट इनेबल्स, ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया है। ये सब चीजों का यही इस आर्टिकल में यही डिस्कशन है कि ऐसे चीजों का मिसयूज बहुत होता है। यही है ना फ्रीडम, जो फ्रीडम है लिबर्टी है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है अगर कोई मोरल पॉलिसिंग करने लगे। मोरल पॉलिसिंग इज नॉट गुड फॉर द एनी सोसाइटी। आप ट्रेडिशन के नाम पे कुछ भी किसी को नहीं कर सकते। एक एज के बाद देयर शुड बी द फ्रीडम, देयर शुड बी द ऑप्शन अल्टरनेटिव टू चूज एनी ऑप्शन। वो तो मेरा मन है ना। तो वही होता है कि आप जब लिबरलिज्म की तरफ जाते हैं, लिबर्टी की तरफ जाते हैं, तो आप ज्यादा फ्रीडम देते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती है वो ज्यादा मोरालिटी इंपोज करती है और मोरल पॉलिसिंग का लोग मिसयूज करते हैं। जो वैसे ही लोग करेंगे, जैसे होता है ना कि पावर में बने रहने के लिए या कुछ काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो वो लोग यही करते रहते हैं। एन एक्ट मायर्ड बाय द कंट्रोवर्सी, ये एक्ट की बात हो रही है कि तमिलनाडु ने अभी एक एक्ट लाया है, कंसोलिडेशन फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू ये चाहते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो दे कैन एक्वायर द लैंड, आसपास के जो लैंड है, तभी तो कंसोलिडेट करेंगे, तभी तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और खासकर ये प्रोजेक्ट का एक लिमिट है, दैट विल बी फॉर द मोर देन 100 एकड़। तो वहां गवर्नमेंट खुद जाके एक्वायर करेगी जमीन। अब ये कह रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस लॉ से मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर तरीके से मैं देख रेख करूंगा कि कहीं वाटर बॉडीज है, फॉरेस्ट है, उसको हटा के बाकी चीजों को मैं लाके प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया, अब कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, कोई भी कोस्टल एरिया है, वो उठा के कहेंगे कि हम प्रोजेक्ट के अंदर ला रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट करेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए। तो वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि एक लेवल जो है आपका फॉरेस्ट है, आप कंटिन्यूसली डिग्रेड करते जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पे, तो एक टाइम आएगा कि आपके पास जो नेचुरल जितने भी प्लेसेज हैं वो डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। उसी बात को लेके कंटिन्यूसली ये डिस्कशन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी कह रही है कि दे विल इरोड द स्टेट्स ऑलरेडी डिविंडलिंग वाटर बॉडीज एंड अंडरमाइन द राइट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटी को भी आप हटा के रिलोकेट करेंगे। तो आप ऑलरेडी कोई आदमी किसी जगह पे रह रहा है तो उसका इमोशंस होता है ना उस जगह से। लोकल बॉडी, लोकल कम्युनिटी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनका नेचुरल तरीके से वहाँ लाइवलीहुड होता है। वो मुफ्त का मछली पा रहे होते हैं, मुफ्त के उनके फल मिलते हैं। आप उठा के घर फ्री में भी दे देंगे पर उसका लाइवलीहुड नहीं दे पाएंगे ना। फिर वो मजदूरी करेगा जाके, फिर वो मजदूरी में भी एक्सप्लॉयटेशन होगा। जंगलों में खासकर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, उनको खुद का वो स्वायत्त से जीते हैं। दे हैव द ऑटोनॉमी, दे हैव द सेल्फ लिबर्टी, होता है ना कि वो जैसे। लेकिन आप नॉर्मल आके जी रहे हैं तो एक लेवल के बाद तो जो गवर्नमेंट कुछ पैसे भी दी होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको यही सब खाना पड़ेगा, दाल चावल ब्रेड, धीरे धीरे वो भी पिज्जा उज्जा खाएंगे। तो फिर उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर कुछ जब तक गवर्नमेंट पैसा देगी मुआवजा तब तक खाएंगे। फिर वही कहा जा रहा है ना, उसके बाद उनकी क्या होती है, उनको एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो जाते हैं वही लोग। सस्ता वाला खाएंगे जो ठेले पे लगा दें। एन एक्ट मायर्ड इनटू द कंट्रोवर्सी, सेम चीज है, उसी चीज को यहाँ पे हमने वो करा है। इंडिया कनाडा को लेके काफी बहसबाजी चल रही है, कंटिन्यूसली हम लोगों ने पढ़ा है। हरदीप सिंह निज्जर, इन्हीं को मारा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है कि कनाडा में भी वोट पॉलिटिक्स है क्या।
जैसे वोट बैंक इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना कि पार्टीज किसी कास्ट किसी रिलीजन का वोट बैंक बना के रखते हैं कि पूरा का पूरा वोट उनको जाएगा, ऐसे है। तो अब ये हो रहा है कि क्या जो कनाडा वाले हैं वो भी तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि वहाँ का वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं है। अभी भी देखिएगा कि जो अभी गवर्नमेंट है, भले उसमें 4 मिनिस्टर रहे हैं अभी के गवर्नमेंट में, लेकिन वहाँ पे अभी भी सिख का जो पॉपुलेशन है सिर्फ 2% है। आर यू गेटिंग ना? लेकिन ये है कि 2% है, लेकिन वो 2% काफी इन्फ्लुएंशियल है, वो गवर्नमेंट को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमने पढ़ा था इजरायली यहूदी यूएस में बहुत इन्फ्लुएंशियल है ना, तो सेम इज द केस विद द सिक्स इनटू द कनाडा। होता है ना, दो तरीके की कम्युनिटी, एक होती है वहां पे लेबर क्लास के जैसे काम करती है, दूसरा होता है कि वहां पे अपर एलिट के रूप में काम करती है। तो यहाँ के जो सिक्स हैं वहां पे खासकर ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा कि कई बार हम देखेंगे कि यूपी बिहार के लोग जाके वर्कर के जैसे काम करते हैं तो वहां पे इन्फ्लुएंसर नहीं हो पाते हैं, उनको वहां पे सेकंड ग्रेड के जैसे देखा जाता है। लेकिन जो स्ट्रांग है, जैसे पारसीज इंडिया में है लेकिन बहुत ही ऊपर लेवल पे काम करते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई होता है, वो चाहे तो तुरंत किसी भी चीज को बदलवा सकते हैं। आर यू गेटिंग ना? सेम इज द केस विद द सिक्स का बहुत इन्फ्लुएंस है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि वहां पे अभी भी जो गवर्नमेंट है, अभी की गवर्नमेंट जो जस्टिस स्टूडियो के अंडर में है उसमें 4 मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी जो अभी का सर्वे आया है, जो वहाँ के लोग हैं जस्टिस इसका जो जस्टिन टूडियो की पार्टी है, उनको उनके फेवर में वोट देने को नहीं तैयार है। कहीं पे यहाँ पे है द परसेंटेज ऑफ वोट इज गोइंग वेरी लो। 54% जो कनाडा में है वो कंजर्वेटिव पार्टी को देना चाहते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है। अभी की जो पार्टी है वो सारा केस कर रहा है ना, वो इनके एजेंडा को उठा रहा है खालिस्तानी का। लेकिन ये देखिएगा कि लोग वहाँ के, अभी जो सर्वे आया है, जो पावर पार्टी में है उसको सिर्फ 21% वोट देने जा रहे हैं। जो ट्रूडियो की पार्टी है, जस्टिन ट्रूडियो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके जो अपोजिशन में है कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ पे ज़्यादा सिक्स का लगाव है। लेकिन ये कहना चाहता है ये आर्टिकल कि जो कनाडा का गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा फॉलो करती है, वो अगर रूल है तो रूल के जैसे फॉलो करेगी। साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो सिख को, जो लोकल भी सिख है या सिख इशू है, वो अपना नहीं समझते हैं, उनको वो ये समझते हैं कि बाहरी है। 1998 की एक घटना दिया है जहाँ पे एक इंडिया से जा रहे थे सिख्स और उसको उड़ा दिया था, और उसमें नियर अबाउट 300 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। 329 लोगों को मारा था, 1985 की बात है, ठीक है। तो कनाडा का ये सबसे बड़ा अटैक है, टेररिस्ट अटैक। लेकिन कनाडा में ये नहीं बताया जाता, उनको लगता है ये बाहरी फॉरेनर्स का मैटर था। जैसा है ना, जैसे हम लोग मुंबई 9/11 के घटना को दिखाते हैं ना कि मुंबई जो अटैक हुआ था उसको हम लोग दिखाते हैं कि मुंबई अटैक कितना बड़ा हुआ है, देश पे हमला है, ये है वो है, दिखाते हैं। लेकिन इस तरीके से उनका भी ये सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन वो अपने न्यूज में या अपने कभी किसी भी सेरेमनी में वो इस तरीके से नहीं बताएं कि जो एरोप्लेन को उड़ाया था वो कनाडा के खिलाफ सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी है, डिस्पाइट कि वो सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी है। ओके, तो इसी को उन्होंने कहा कि उनके अंदर अभी भी रेसिज्म है, जो इंडिया का जो मैटर है खासकर। और यहाँ तक कि एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खालिस्तान का जो इश्यू है, जिस तरीके से इंडिया इमोशनल होकर देखता है, उस तरीके से वो अपना इश्यू नहीं देखते हैं। वो एक्शन तो ले लेते हैं। तो दिस इज ऑल द केस दैट हैज बीन डिस्कस हियर। खालिस्तान इश्यू समझ में आ रहा है, कनाडा का क्या स्टैंड है और इंडिया का क्या स्टैंड है। क्लियर? So this is all about, here we will conclude this session। आगे कुछ खास नहीं है। आगे एक जगह ये है कि जो जजमेंट आया है राइट टू प्रॉपर्टी पे, उस पर अलग अलग जजों का मत है। जैसे 2 जजों ने कहा कि आप जस्टिस अय्यर जो पुराने थे 1978 में, आप अगर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस लेवल पे आप नहीं कर सकते। जैसे उनका बहुत फेमस रूल है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ठीक है। और भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे रूल दिए हैं, अभी भी उसका होता है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, वो अभी भी बहुत फेमस है। PIL अभी भी आप लोग न्यूज में देखें, हाँ PIL अभी भी देखते होंगे, कई पिक्चरों में भी यूज होता है। जॉली LLB आया था, उसमें भी PIL को लेके वो बोलते हैं। तो वो इन्हीं लोगों ने लाया था, वो पहले नहीं था। नॉर्मली ये होता है कि जैसे कभी भी किसी के साथ घटना होती है तो आप ही जाके उसमें इंटरफेयर करते हैं, कोई और जाके नहीं कर सकता है।
PIL के थ्रू ये है कि अगर कोई ऐसा घटना हो रहा है जिसके साथ हुआ है वो बहुत गरीब है या बहुत अनपढ़ है, वो अपने नहीं जान पा रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसा अन्याय हुआ है, तो कोई मानिए रास्ते से जा रहा है और कोई होशियार आदमी है, पढ़ा लिखा है, समाज के प्रति बहुत ही एक्टिव है, तो वो जाके केस कर सकता है कि इस आदमी के साथ इनजस्टिस हुआ। ये एंटी कन्वर्जन वाले से बहुत अलग है। एंटी कन्वर्जन वाले में कोई बहुत स्ट्रांग भी हो और कोई भी जाके करेगा, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं पे भूखमरी है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, गरीब है, तो वहाँ पे कोई एजुकेटेड है, वो बहुत एक्टिव है, वो जाके केस कर सकता है कि वहाँ के लोग गरीब हैं और राशन सही से नहीं बट रहा है, तो जुडिशरी जो है वो तीसरे आदमी का ले लेगा। ठीक है, जुडिशरी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट है। लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट जो है कि मेरे साथ अगर अन्याय है तो मैं ही जाके बोलूंगा, इसको लोकस स्टेंडाई कहते हैं। लेकिन लोकस स्टेंडाई हटा के इन्होंने जो जस्टिस भगवती थे और अय्यर थे, उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट, इसीलिए इसका नाम ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोग बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और भी बहुत चीजें इसमें पढ़ने को। ठीक है, अभी आप जानिए कि इन्हीं लोगों के टाइम पे ये आया था। यहीं पे ये लोग कह रहे हैं कि अभी देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का वैल्यू कब से बढ़ गया, जब से हम लिबरलाइजेशन 1951 के बाद अपनी इकोनॉमी ओपन करना स्टार्ट किए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही होता है ना, काफी लड़ाई होने लगती है, कोर्ट में जाता है, रोक दिया जाता है मैटर। तो ये है कि अगर ये पावर स्टेट को दे दिया गया तो स्टेट तुरंत ले लेती है, तो नहीं रुकता है। तो ये है कि अब हम चाहते हैं कि बहुत जरूरी है तभी लिया जाएगा। जैसे कई केस ऐसे होते हैं कि अभी तो स्टेट के पास बहुत पावर है, देखती हैं आप कहीं पे भी रोड बना लेते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये कर दिया जाए कि स्टेट कुछ केस में नहीं ले सकता है, अगर जरूरी नहीं रहेगा तो चेक करेंगे कि बहुत जरूरी था क्या, कोई अल्टरनेटिव रूट था कि नहीं। क्योंकि कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर कर लिया और प्राइवेट प्लेयर को दे दिया कि एयरपोर्ट बनाओ आप वहाँ। तो इसीलिए तो ये केस यही तो कह रहा है कि प्राइवेट अब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अगर वो जाके इंसान कह रहा है कि मेरा सिर्फ यही प्रॉपर्टी है, आप बगल से जगह है आप बना लीजिए, तो गवर्नमेंट को वहां से बनाना पड़ेगा। तो यही तो अब जजमेंट आया। इसके पहले था गवर्नमेंट के पास स्वीपिंग पावर था, गवर्नमेंट कैन टेक इट अवे। नाउ द गवर्नमेंट हैव टू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव। तो जो लोग हैं उनका स्टैंड ज्यादा मजबूत हो गया। पहले भी केसेस तो जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, तो वो उस सबको दरकिनार कर देते थे। अभी जो अब ये जजमेंट के बाद ये होगा कि अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव है कि नहीं। अगर अल्टरनेटिव है तो आप वहां से बनाइए। दिस इज द इसका इम्पैक्ट यही आने वाला है। अभी तो जजमेंट कल आया है, इस पर आर्टिकल आएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। ओके, अभी तो आप इतना जानिए कि बेसिक्स क्या क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। क्लियर? So this is all about. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.